हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हमारा नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स टॉपिक चल रहा है। न्यूमेरिकल्स में हमने अपना वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड कहते हैं बच्चों, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। वैल्यू एडेड मेथड में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 पहले करा था। फिर हमने 17 to 29 अपनी बुक्स के क्वेश्चन जो मेरी बुकलेट के हैं वो मैंने आपको कराए थे, और काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको अलग से लिखवा के भी करवाए थे। इसके बाद बच्चों अगला मेथड जो हमारा है, अगला जो मेथड है हमारा बच्चों, वो है इनकम मेथड। इनकम मेथड और फिर एक लास्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम आज की क्लास में इनकम मेथड को डिस्कस करेंगे बच्चों। इनकम मेथड के अंदर क्या होगा, इनकम के जो जो सोर्स होंगे उन सभी सोर्सेस को हम ऐड कर लेंगे एक जगह पर, और उनको ऐड करके आपका डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। डोमेस्टिक इनकम मतलब सर एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपी एट एफसी। अब देखो बच्चों, इसमें ऐड क्या क्या होगा मैं भी आपको लिखवाऊंगा थोड़ी देर में। आप मेरी बात सुन लो पहले 2 मिनट। क्या क्या चीजें ऐड होंगी, 3 चीजें हम ऐड करेंगे। 3 बड़े बड़े मोटे मोटे ब्लॉक आपके 3 हैं। नंबर 1, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग अपने एम्प्लॉयर के अंडर में काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज का कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है बच्चों पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो वो कॉम्पनसेशन या तो उन्हें कैश के फॉर्म में मिलेगा या उन्हें काइंड के फॉर्म में मिलेगा, दोनों को इंक्लूड कर लेना है। वेजेस एंड सैलरी इन कैश और इन काइंड, दोनों चीजें आपको इंक्लूड कर लेनी है बच्चों। सर काइंड क्या होता है? काइंड का मतलब होता है आपकी जॉब किसी कंपनी में लगी, वो कंपनी आपको बोलेगी कि हम आपको 30,000 रुपए इन कैश सैलरी देंगे, और हम आपको एक गाड़ी देंगे, हम आपको रहने के लिए एक घर देंगे। तो ये जो घर आपको मिला बच्चों, एकोमोडेशन जो आपको मिला, हाउस रेंट जिसे हम कहते हैं टैक्सेशन के टर्म्स में हाउस रेंट अलावेंस, वो आपका काइंड के फॉर्म में आपकी सैलरी होती है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, और भी कई सारी चीजें हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, वेजेस एंड सैलरी कैश में हो या काइंड में हो, दोनों इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग डेफर्ड वेज। अगर कोई वेज हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, लाइक रिटायरमेंट पेंशन, वो हम इसमें कवर कर लेंगे। और एक चीज और आएगी बच्चों कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी में कुछ पैसा जमा कराया है, क्या सर एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से पैसा जमा कराता है? नहीं, वो आपकी सैलरी काट के कम पैसा आपको देता है, और वो बचा हुआ पैसा आपके प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस या कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में डिपॉजिट कर देता है। तो वो होता तो एक्चुअल में आपकी सैलरी का ही पार्ट है, तो इसलिए उसको सैलरी में ऐड करा जाएगा, क्योंकि वो सैलरी से ऑलरेडी डिडक्टेड है। मान लो बच्चों किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 20,000 रुपए, कंपनी ने कहा हम आपको 18,000 रुपए कैश देंगे और 2,000 रुपए हम आपके पीएफ में खुद जमा करा देंगे। तो एम्प्लॉय के हाथ में 18,000 आए, लेकिन उसकी सैलरी कितनी है बच्चों? 20,000। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना काउंट होगा? 20,000 काउंट होगा आपका। अब मान लो 18,000 रुपए उसे जो सैलरी मिली है, उस 18,000 में से उसने खुद ये सोचा कि ये पैसे मेरे खर्च हो जाते हैं, मैं इनको कैसे बचाऊं, क्या तरीका है कि मैं अपने पैसों को बचा सकूं। तो उसने ये सोचा 3,000 रुपए मैं खुद भी प्रोविडेंट फंड में जमा करा जाता हूँ, एम्प्लॉय भी करा सकता है। तो एम्प्लॉय ने 18 में से 3 निकाल के प्रोविडेंट फंड में जमा करा दिए, अब उसके हाथ में 15 रह गए। तो अब मुझे बताओ जो एम्प्लॉय ने जमा कराया है, क्या वो ऐड होना चाहिए दोबारा? नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि वो उस 18 में से ही निकला है, ऑलरेडी एडेड है। तो हम 18 ले लेंगे प्लस 2 जो एम्प्लॉयर ने जमा कराया है। कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसे आपको ऐड कर लेना है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन होगा उसे ऐड नहीं करना है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन गिवन होगा उसे ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो पहले से ही सैलरी का पार्ट है बच्चों, वो पहले से ही सैलरी का। तो एक कंपोनेंट हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अभी सारी बातें लिख लेंगे, लिखने का मैटर बाद में, आप समझ लो। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में 2 चीजें सर, वेजेस एंड सैलरी इन कैश और इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। दूसरा बड़ा ब्लॉक आपका है ऑपरेटिंग सरप्लस का बच्चों।
दूसरा बड़ा ब्लॉक है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब सर जो लोग नौकरी नहीं करते उनको भी तो कहीं से सोर्स ऑफ इनकम होगा, वो भी तो सरवाइव करते हैं दुनिया में, उनको भी तो जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, तो उनके पास पैसा कहां से आएगा? तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट में चला जाता है बच्चों। जैसे किसी की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसको वहां से रेंट मिल रहा है, किसी के पास बहुत पैसा है, उसने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है, उसे वहां से इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड होता है आपका, रॉयल्टी रॉयल्टी मिलती है। तो रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा बच्चों। रेंट आपको पता है क्या चीज होती है, इंटरेस्ट भी आप जानते हैं क्या होता है, रॉयल्टी में अभी आता हूं थोड़ी देर में। एक चीज और होती है बच्चों, प्रॉफिट। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो आपको कुछ पार्ट बचता है, एक्सेस अमाउंट जो आप लाभ कहते हैं, जिसे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के बच्चों 3 पार्ट होते हैं, यहां ध्यान से समझना। प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन शेयर होल्डरों को दे दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविडेंड। और उसके बाद आप कुछ प्रॉफिट रिटेन कर लेते हैं बिजनेस में, जिसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग, और भी नाम है इसके। फिर आप कुछ सरकार को दे देते हो, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। आप एग्जांपल से समझें, मान लो किसी कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस में पूरा 100 रुपए ले लेंगे बच्चों प्रॉफिट। कभी कभी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया होगा, आपको मान लो 100 रुपए में से आपने 20 रुपए सरकार को दे दिए कॉर्पोरेशन टैक्स के नाम पे, कॉर्पोरेशन टैक्स 20। फिर आपने क्या करा, शेयर होल्डरों को डिविडेंड दे दिया 30 रुपीज, डिविडेंड 30 रुपए, और बाकी के बचे 50 रुपए आपने रिटेन कर लिए बिजनेस में, उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आपके क्वेश्चन में 3 अलग अलग चीजें लिखी होंगी कई बार, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। तो आपको क्या करना होगा, तीनों को ऐड कर लेना होगा, तो प्रॉफिट बन जाएगा। मैं भी आपको एग्जांपल से इनकी कैलकुलेशंस के एक एक एग्जांपल करा के समझाऊंगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। सर 2 ब्लॉक आपने बता दिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। बच्चों तीसरे लोग होते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जो लोग होते हैं बच्चों, उनकी इनकम गवर्नमेंट के डेटा में नहीं आ पाती, अकाउंटिंग में नहीं आ पाती, टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में नहीं पहुंच पाती, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं, हमारे कोचिंग सेंटर में हमारे ही फैमिली के सारे लोग काम करते हैं, तो अब जो इनकम जनरेट होगी उसको मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाएगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और ये इनकम अकाउंटिंग डेटा में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। इसको मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। ये भी हेड आपका ऐड हो जाएगा, और तीनों हेड जैसे ही आप ऐड कर लोगे आपका डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा बच्चों। आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। दोबारा सुन लो बच्चों, सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये आपका क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी आ गया। सर एक चीज आपने नहीं समझाई अभी, हमें डिविडेंड भी समझ आ गया, शेयर होल्डरों को जो हम बांट देते हैं अपने, हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी समझ आ गया, जो प्रॉफिट हम रिटेन कर लेते हैं बिजनेस में, हमें कॉर्पोरेशन टैक्स भी समझ आ गया, सरकार हमें जीने नहीं देगी, काम नहीं करने देगी, उसको भी टैक्स हमें देना पड़ेगा, और बच्चों देना भी चाहिए। आप अपनी कंट्री के रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको अपनी कंट्री को कुछ पे करना पड़ता है, तो टैक्स देना जरूरी होता है, तो वो टैक्स हमने सरकार को दे दिया। रेंट भी सर हमें समझ आ गया, रेंट, हाँ रेंट में एक बात और बच्चों सुन लो, मैं अभी लिखवाऊंगा, हो सकता है वहां पे वो बात लिखी हो। रेंट चाहे लेट आउट प्रॉपर्टी का हो, आपने किराए पे लगा रखी है, या आप खुद रह रहे हो अपने घर में, हमें मतलब नहीं, लेट आउट है तो भी काउंट होगा, और सेल्फ ऑक्युपाइड है, खुद रहते हो, तो भी उतनी ही वैल्यू, मार्केट वैल्यू के बराबर जितना रेंट बनता है, अगर किराए पे होता तो काउंट होगा। तो लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड दोनों काउंट होगा। इंटरेस्ट, बहुत अंदर की बातें बता रहा हूं मैं आपको, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो दोबारा से आएगा ये सब, अभी तो हमें कैलकुलेशन करनी है, उसमें इतनी चीजें यूज नहीं होंगी, बट फिर भी आप समझो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा होगा सर, प्रोडक्शन पर्पज ओनली, नॉट कंजम्पशन पर्पज। आप कह रहे हो सर हमने घर खरीदने के लिए लोन लिया है, वो इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें, प्रोडक्शन पर्पज के लिए होना चाहिए इंटरेस्ट जो होगा, ठीक है, जो इंटरेस्ट प्रोडक्शन पर्पज के लिए होगा बच्चों, वही वाला इंटरेस्ट यहाँ पे कवर किया जाएगा। तीसरा रह गया सर रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है बच्चों, रॉयल्टी का मतलब होता है आपने अपने अधिकार किसी को दे दिए, और कोई सामने वाला पर्सन आपके अधिकारों को यूज करता है, और बदले में आपको कुछ पेमेंट रेगुलर बेसिस पे करता है, उसको रॉयल्टी कहा जाता है। सर ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया, आपने क्या कहा सर, अधिकार मतलब हमारे पास कैसे अधिकार आ जाएंगे, हमें क्या पता हमारे कौन से अधिकार हैं। मान लो बच्चों कोई ऑथर है या कोई टीचर है, उसने कोई किताब लिखी, बहुत बढ़िया किताब उसने लिख दी,
और अगर वो किताब मार्केट में आ जाए तो तहलका मचा दे, ऐसा लगता है पब्लिशर को। पब्लिशर ने अपने एक्सपर्ट से उस किताब को पढ़वाया, एक्सपर्ट्स ने कहा इसको फटाफट पब्लिश कर दो, मार्केट में निकलते ही इसकी बहुत सारी कॉपियां बिक जाएंगी, बहुत बढ़िया किताब लिखी है ये ऑथर ने। लेकिन ऑथर समझदार था, उसको पता था कि ये किताब मैंने लिखी है, पब्लिशर्स को उसने राइट ट्रांसफर नहीं करे जब तक उनके बीच में डील नहीं होगी। तो ऑथर पब्लिशर ने कहा कि आपकी एक किताब बिकेगी मार्केट में 300 रुपीज की, उस पे 100 रुपए हम आपको एज अ रॉयल्टी पे करेंगे, हर एक बुक पे 100 रुपए आपको रॉयल्टी मिलेगा, जितनी भी कॉपी मार्केट में बिकेंगी उसके 100 रुपए आपको एज अ रॉयल्टी हम दे देंगे। बच्चों रॉयल्टी भी एक तरीके की इनकम होती है, इसलिए हम इसको इनकम मेथड में कंसिडर करते हैं। मेरा मकसद आपको रॉयल्टी पढ़ाना नहीं है, यहाँ पर रॉयल्टी बच्चों एक चैप्टर होता है पूरा अकाउंट्स में, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। इकोनॉमिक्स क्योंकि तीनों स्ट्रीम में पढ़ना पड़ रहा है हमें, तो कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो कॉमर्स वाले जल्दी समझ जाते होंगे, और साइंस और ह्यूमैनिटीज वालों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ वो भी जाएंगे, क्योंकि वो कॉमर्स में वो टर्म सुन चुके हैं, आपने वो सुने नहीं है तो आप अब सुन रहे हो, कोई बात नहीं, उन्होंने तो कोई पहली बार सुने थे, आप भी पहली बार सुन लो। रॉयल्टी चैप्टर वैसे 12th क्लास तक अकाउंट में नहीं है बच्चों, 12th के बाद ही आता है, तो एक पूरा चैप्टर रॉयल्टी होता है। तो रॉयल्टी समझ आ गई, अपने अधिकार किसी को दे दिए, बदले में हमें उसका पैसा मिलता रहता है पीरियोडिकल इंटरवल के बेसिस पे। अब आते हैं, हम लिखने की बात करते हैं। सर लिखना क्या क्या है? यही बातें जो मैंने आपको बोली हैं बच्चों, यही लिखनी है, तो मैंने लिख के रख दी है, मैं दोबारा लिखूंगा, वही सारी चीजें समझानी है, आप कॉपी कर लो, मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर हम क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नोटबुक निकाल लें आप। ये लो बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है इनकम मेथड लिखा हुआ है बच्चों, जो जो बातें मैंने आपको बोली हैं वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, आप लिखते जाएं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एक हेड होगा हमारा, फिर एक दूसरा हेड होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर इसके बाद आपका तीसरा हेड होगा मिक्स्ड इनकम। ये 3 हेड्स होंगे बच्चों आपके अलग अलग, ठीक है, तीनों हेड को ऐड करोगे तो एनडीपीएट एफसी आपका आ जाएगा। फिर आपका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में 2 चीजें आएंगी, वेजेस एंड सैलरी इन कैश और इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे कि प्रोविडेंट फंड में, और इग्नोर कर देना है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मैंने अभी आपको समझा दिया था क्यों इग्नोर करना है। और यहाँ पर बताया था इंक्लूडिंग डेफर्ड वेज, अगर कोई फ्यूचर में मिलने वाला वेज है लाइक रिटायरमेंट पेंशन, उसको भी हमें इसमें इंक्लूड कर लेना है। बच्चों आप अपनी वीडियो को पॉज करके जितना आपको दिख रहा है अभी यहाँ तक लिख लें, ये 3 हेड एनडीपीएफसी एक्सप्लेनेशन का नोट नंबर 1, आप वीडियो पॉज करके लिख ले बच्चों फटाफट। यस सर हमने लिख लिया वीडियो पॉज करके, आप आगे पढ़ाओ सर, इतना तो हम कर ही सकते हैं, 2 मिनट का काम है सर, वीडियो पॉज हमने कर लिया और इसको हमने लिख लिया, ऊपर कर दे रहा हूं बच्चों में। आ जाओ आप ऑपरेटिंग सरप्लस पे। ऑपरेटिंग सरप्लस बच्चों, ये रहा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मैं समझा देता हूं फिर उसके बाद आप लिखेंगे, फिर से समझा देता हूं, वैसे तो मैंने अभी पहले समझाया था। ऑपरेटिंग सरप्लस बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बच्चों रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी 3 चीजें आएंगी, और इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज में प्रॉफिट। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, चारों चीजें मिला दोगे ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा। प्रॉफिट देखें ध्यान से, प्रॉफिट बच्चों 3 पार्ट में बढ़ जाता है आगे जाके, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविडेंड, शेयर होल्डरों को दे दिया जो पोर्शन वो वाला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हमने अपने लिए रिटेन करके रख लिया, रिटेन्ड अर्निंग या सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं इसको, एंड जो सरकार को हमने दे दिया कॉर्पोरेशन टैक्स के नाम से जाना जाता है। बाकी चीजें मैंने अभी आपको लेक्चर में समझाई थी कि रेंट आपका चाहे लेट आउट का हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड का हो, दोनों लेना है, इंटरेस्ट ओनली फॉर प्रोडक्टिव पर्पस का लेना है, और रॉयल्टी तो आपको रॉयल्टी के नाम से ही दिया होगा। बच्चों वीडियो को पॉज करें, इसको भी कॉपी कर लें, फिर हम इसके क्वेश्चंस आंसर करते हैं, आप फटाफट इसको कॉपी करें बच्चों। यस सर ये हमने लिख लिया है, आप हमें क्वेश्चन में समझाओ सर, क्वेश्चन में ही ज्यादा हमें समझ आएगा, ये हमने वीडियो पॉज करके लिख लिया सर, आप आगे बढ़ें। ये लो बच्चों हम क्वेश्चन आंसर करने शुरू करते हैं, आ जाओ फटाफट। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस का। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या कैलकुलेशंस में आपके सामने दिक्कतें आ सकती हैं, उन दिक्कतों को हम यहाँ पे थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे। आप एग्जाम्पल नंबर 1 लिखें मेरे साथ, साथ साथ लिखते जाएं। अब आपको वीडियो को पॉज नहीं करना है जब तक मैं ना बोलूं।
आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं। एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। आपको नंबर 1 ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में गिवन है रेंट। एक मिनट रुकना बच्चों, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड, दिख रहा है क्लियर अब? रेंट का अमाउंट आपको गिवन है बच्चों 500। रेंट 500 गिवन है। नंबर 2, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200। नंबर 3, रॉयल्टी। रॉयल्टी आपका गिवन है बच्चों 300। रॉयल्टी गिवन है 300। नंबर 4, डिविडेंड। डिविडेंड आपका बच्चों गिवन है, डिविडेंड गिवन है 100। डिविडेंड 100 गिवन है। नंबर 5, नंबर 5 में आपको गिवन है बच्चों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट गिवन है आपको बच्चों 250। नंबर 6, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स का अमाउंट गिवन है बच्चों 150। यस सर, ये हमने कॉपी कर लिया। आप बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन मैं इसका करने जा रहा हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें फाइंड आउट करना है ओनली। आप देखें, ऑपरेटिंग सरप्लस में बच्चों 4 चीजें होती हैं इन शॉर्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस ओएस, एक तो आपका रेंट होता है बच्चों, रेंट क्वेश्चन में है तो आप यहाँ पे रेंट लिख लें। प्लस आपका इंटरेस्ट होता है, अगर इंटरेस्ट क्वेश्चन में है तो आप यहाँ इंटरेस्ट लिख लें। फिर होता है रॉयल्टी बच्चों, रॉयल्टी है क्वेश्चन में तो आप यहाँ पे रॉयल्टी को लिख लें। फिर आपका चौथा एलिमेंट होता है इसमें बच्चों प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होता है। अब जरा आप इनके अमाउंट लिखें देख देख के। रेंट है सर हमारे पास 500, प्लस इंटरेस्ट हमारे पास सर 250 है, प्लस रॉयल्टी है सर 300। प्रॉफिट का क्या करें, आप ध्यान से समझेंगे बच्चों। प्रॉफिट अभी मैंने आपको पीछे बताया था, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, अगर वो तीनों दिए हैं तो तीनों ऐड कर लेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट बना लेंगे। 200 जो हमने रिटेन कर लिया, 100 जो हमने शेयर होल्डरों को दे दिया, 150 जो हमने गवर्नमेंट को दे दिया। इन तीनों को यहाँ एड अप कर लेंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। कितना हो गया ये सर? 500, 200, 700 और 300, 1000। और ये आपका 1300, 1400 और 50 ये आपका 1500 आंसर हो गया बच्चों। ये आपने साथ साथ लिख लिया होगा, इसमें आपको क्या वीडियो पॉज करने की जरूरत है? और नहीं लिखा है तो फिर एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लें। हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। देखो इसमें तो बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया था, इसलिए हमने इस तरीके से करा। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। नंबर वन आपका रेंट दिया हुआ है आपको 1000, रेंट आपका 1000 है। नंबर 2, इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है। इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है बच्चों आपको, मान लो 500। इंटरेस्ट के बाद आपके पास गिवन है बच्चों नंबर 3, प्रॉफिट दिया हुआ है। इस बार प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों आपको 500। नंबर 4 रॉयल्टी आपके पास है 400। नंबर 5 आपके पास है डिविडेंड आपके पास है बच्चों 200। नंबर 6 आपको गिवन है कॉर्पोरेट टैक्स
इसको कॉर्पोरेट टैक्स कहो या कॉर्पोरेशन टैक्स कहो, एक ही बात है बच्चों। ये जो बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेशन होते हैं उनका टैक्स होता है, ये जो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया बच्चों। अब देखो ऑपरेटिंग प्लस कैसे निकलेगा, सेम वही प्रोसीजर, सेम वही प्रोसीजर। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट है क्वेश्चन में, प्लस इंटरेस्ट, ये भी है क्वेश्चन में, प्लस रॉयल्टी। जो चीज नहीं होगी बच्चों उसको लिखेंगे नहीं हम, प्लस प्रॉफिट। अब आप यहां पे एक बात समझ लेना, रेंट का अमाउंट तो एज इट इज कॉपी कर देना 1000, इंटरेस्ट का अमाउंट भी आप एज इट इज कॉपी कर देना 500, रॉयल्टी का अमाउंट भी आप एज इट इज कॉपी कर देना 400। फिर आपका प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट में आप देखेंगे बच्चों आपको प्रॉफिट गिवन है इस बार, आपको प्रॉफिट। सर जब प्रॉफिट ही गिवन है तो बाकी चीजें लेने की जरूरत ही क्या है? आखिर ये जो डिविडेंड है और ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ये दोनों हैं तो इसी का पार्ट, इन दोनों को क्यों ले हम? ये दोनों इसी का पार्ट होता है, प्रॉफिट का ही पार्ट। अगर आप दोबारा से ऐड कर दोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब सर प्रॉफिट की जगह पर सिर्फ 500 ले लेंगे। तो सर कंक्लूजन ये निकला, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा तो फिर हमें डिविडेंड और कॉर्पोरेशन टैक्स को इग्नोर कर देना है। और अगर प्रॉफिट की जगह क्वेश्चन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग या सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर लिखा होगा तो फिर तो हमें तीनों को लेना पड़ेगा प्रॉफिट बनाने के लिए। समझ आ गई सर बात? हमें बहुत ही आसान था ये, तो सिंपल सी बात है सर, इसमें तो क्या करना था, कुछ नहीं करना था। आप देखें 1500 और 4 1900, 1900 और 5 2400 रुपए आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया बच्चों। बस ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। अभी मैं आगे आपको बड़े क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है बच्चों? बड़े क्वेश्चंस करेंगे हम कुछ इनकम मेथड से रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप कॉपी कर लें यहाँ तक। यस सर हमने ये लिख लिया। आप अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ सर, एग्जाम्पल नंबर 3। बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए इतना बहुत है, बस मुझे यही समझाना था आपको प्रॉफिट का फंडा। कई बार बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, गलती कर देते हैं या जल्दीबाजी में गलती होती है। एग्जाम्पल नंबर 3, कैलकुलेट 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 एनडीपी एट एफसी और डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी और डोमेस्टिक इनकम। नंबर 1 रेंट, नंबर 1 रेंट 800, नंबर 2 रॉयल्टी 400, नंबर 3 में आपको गिवन है इंटरेस्ट है बच्चों 1000। साथ साथ लिखते जाएं क्वेश्चन। इंटरेस्ट के बाद आपका नंबर 4 वेजेस एंड सैलरी 1000, वेजेस एंड सैलरी 1000। नंबर 5 आपका गिवन है बच्चों प्रॉफिट का अमाउंट है 1000। नंबर 6 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है आपका 2000। नंबर 7 डिविडेंड है बच्चों इस क्वेश्चन में, डिविडेंड का अमाउंट है 400। नंबर 8 आपका कॉर्पोरेशन टैक्स का अमाउंट है इसमें आपका 200। नंबर 9 आपका मिक्स्ड इनकम। अभी मैं आपको बच्चों अपनी बुकलेट से क्वेश्चन बाद में दूंगा, अभी आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लें बस इन क्वेश्चंस को करके मेरे साथ, जो मैं आपको लिखवा के करा, ये आपको गिवन है। सर एक बात बताओ, इसमें जब हमें COE दे दिया तो फिर हम वेजेस एंड सैलरी का करें क्या? तो बच्चों वेजेस एंड सैलरी का कुछ भी मत करो, आपको COE गिवन है। ये वेजेस एंड सैलरी जो है वो COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट होता है, ये इसी का पार्ट होता है। तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था मैंने आपको जानबूझ के। उसके बाद सर एक बात और बता दो, जब हमें प्रॉफिट ही गिवन है तो हम डिविडेंड और कॉर्पोरेशन टैक्स का क्या करें? कुछ मत करो, ये तो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। यस सर ये प्रॉफिट का ही। सर ये तो आपने बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए क्वेश्चन। अब बस आपको खाली सॉल्यूशन करना है इसका। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बच्चों क्वेश्चन में कोशिश करना आप एग्जाम में आप पूरी हेडिंग लिखें,
मैं अभी आपको शॉर्ट में कराऊंगा, हो सकता है प्रैक्टिस करते टाइम, बट आप एग्जाम में ये कोशिश करना कि आप पूरा पूरा लिखें सब कुछ, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस सीधे सीधे नहीं दिया होगा तो इनडायरेक्ट वे में रेंट का अमाउंट 800 प्लस रॉयल्टी का अमाउंट 400 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 1000 और प्लस प्रॉफिट का अमाउंट 1000, ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा सर। ठीक है सर, ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा। कितना हो गया ये? 1000, 1000, 2000, 8 4 12, 2200, 2200 या 3200, एक मिनट, एक और एक 2000, 8 4 12, 3200, सॉरी 3200। फिर आप इसमें ऐड कर देंगे बच्चों, क्या ऐड कर देंगे? मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, ये तीन चीजें हमेशा ऐड होंगी। अगर कुछ नहीं दिया है तो उसको जीरो ले लेंगे। मिक्स्ड इनकम गिवन है इस क्वेश्चन में 2000, और इन तीनों को ऐड करके सबसे पहले जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा यही हमारा एनडीपीएफसी होगा, और यही हमें कैलकुलेट भी करना था अपने इस वाले एग्जांपल में। एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम। बच्चों वीडियो पॉज कर लें, इसको लिख लें आप। मैं अगला एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है सर? आप अगला एग्जांपल लिख दो। हमने ये लिख लिया वीडियो पॉज करके। आ दो बच्चों अगले एग्जांपल पे। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। पेन क्यों नहीं चल रहा है ये? कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नंबर 1, compensation of employee, compensation of employee 2000. Number 2, wages in kind, wages in kind, wages in kind, wages in kind 400. Number 3, indirect taxes, indirect tax, indirect tax 500. Number 4, number 4, क्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल बच्चों ना के से होता है वैसे। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या आ गया सर यहाँ? इनकम मेथड में तो इसका कहीं नामो निशान ही नहीं था। देखेंगे क्या करेंगे इसका। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1200। नंबर 5, नंबर 5, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस 1500। नंबर 6, ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद बच्चों MISE, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1000। नंबर 7, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 600। नंबर 8, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट है बच्चों ये आपका -200। आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को लिख ले पहले तो, फिर मेरी बात सुने ध्यान से। मैंने अभी आपको ऊपर टेबल वाले फॉर्म में कराया था ये। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर हम क्या ऐसे भी कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों आप ऐसे भी। कैसे? ऐसे एनडीपीएफसी इक्वल टू होता है तीन चीजों के, COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम। दिस सिंप्लीफाई, COE 2000 गिवन है तो वेजेस इन काइंड लेने की जरूरत नहीं है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस सीधे सीधे आपको 1500 दे दिया है तो बाकी और कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, प्लस मिक्स्ड इनकम आपको 1000 गिवन है। दिस सिंप्लीफाई, 2 1 3 1 4, 4500 आपका एनडीपीएफसी आ गया बच्चों। ये 4500 क्या आ गया सर हमारा? एनडीपीएफसी। हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम, मतलब एनएनपी एट एफसी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। हमारा क्या कैलकुलेट हो गया? एनडीपी एट एफसी। एन सेम, डी से एन, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA, पीपी सेम, एफसी भी सेम। तो दिस सिंप्लीफाई 4500 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 600 है बच्चों। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 600 है तो फाइनल आंसर इज 5100। सर बाकी की चीजों का कोई यूज नहीं होगा? नहीं होगा। जितना आपके काम का है उतना ही मैटर क्वेश्चन में से उठाना है, बाकी चीजें हम क्यों उठाएंगे जानबूझ के जबरदस्ती। ठीक है बच्चों,
कॉपी करें इसको, नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गई। अगले एग्जांपल पे आते हैं बच्चों, अगले एग्जांपल पे आते हैं, आ जाए अगले एग्जांपल पे। यस सर, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 आप लिखें, कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी, कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। नंबर 1 जो इंफॉर्मेशन है बच्चों क्वेश्चन की, उसके हिसाब से आपको सबसे पहले मान लो एनआईटी गिवन है 1800। इंफॉर्मेशन नंबर 2 डेप्रिसिएशन, या इसकी जगह पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी लिखा हो सकता है। इंफॉर्मेशन नंबर 3 एनएफआईए, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -40। इंफॉर्मेशन नंबर 4 रेंट, रेंट है आपका, मान लो रेंट का अमाउंट है बच्चों 2000। इंफॉर्मेशन नंबर 5, इंफॉर्मेशन नंबर 5 डिविडेंड, डिविडेंड का अमाउंट है आपका डिविडेंड 1000। इंफॉर्मेशन नंबर 6 मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम गिवन है बच्चों, आप लिख रहे हैं साथ साथ, मिक्स्ड इनकम गिवन है 400। मिक्स्ड इनकम। इंफॉर्मेशन नंबर 7 सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की सेविंग है 800। इंफॉर्मेशन नंबर 8 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको गिवन है 400। पॉइंट नंबर 9 आपको गिवन है COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 200। ठीक है सर, यहां तक ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है सर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आंसर कैसे करें सर? वैसे ही जैसे अभी हमने किया था। देखें आप यहाँ पर, सबसे पहले आपको 3 चीजें, मैंने अभी कहा था मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बट आप एग्जाम में कोशिश करना है कि पूरा लिखना। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 200 गिवन है सर, 200 ले लो सीधे सीधे, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस ऊपर से देखना शुरू करो सर, रेंट आएगा 2000। रेंट के बाद सर ये जो सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर होता है ना, इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं सर। तो इसका मतलब आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी प्रॉफिट का पार्ट होता है। 800 डिविडेंड भी प्रॉफिट का पार्ट होता है। 1000 और कॉर्पोरेशन टैक्स है कहीं पर, कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है। मतलब मेरा समझाने का मतलब बच्चों ये था आपको कि इस बार हमें डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना कि प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट दिया होगा तो इग्नोर करते हैं। तो ये कितना हो गया बच्चों मिला के कुल 2400 और 800, ये हो गया 3200 और 1000 4200। 4200 बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, प्लस मिक्स्ड इनकम, प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन है 400। तो यहां तक सॉल्व करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम। तो ये आपका 44 और 400 4800 बच्चों, 4800। हमें निकालना क्या है? जीएनपी एट एमपी। आ जाओ फटाफट, जीएनपी एट एमपी में कन्वर्ट करते हैं इसको। जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू, क्या निकल गया? एनडीपी एट एफसी, नेट्स टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन डी टू एन प्लस एनएफआईए, पीपी सेम, एफसी टू एमपी प्लस एनआईटी। फिर आपका ये आ गया 4800 प्लस डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में है 800 प्लस एनएफआईए है -40 और प्लस एनआईटी का मतलब होता है, दे रखा है आपको 1800। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है सर। फाइनलाइज कर लो इसको, 4800 प्लस 800 5600, फिर उसके बाद आपका -40 5560 प्लस 1800 7360। फाइनल आंसर इज 7360। ये आपका क्या निकल गया सर? ये निकल गया हमारा जीएनपी एट एमपी। यही हमें फाइंड आउट करना था बच्चों। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेंगे,
एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ थोड़े अलग टाइप के, ताकि आपको होमवर्क में ज्यादा दिक्कत ना आए। फिर दिक्कत आएगी, वैसे मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूं, बट कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं गई है अभी हमारी। एग्जाम्पल नंबर 6, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ये लो एक क्वेश्चन ऑपरेटिंग सरप्लस का और कर लेते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। नंबर 1, रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन 25। नंबर 2, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम 200। नंबर 3, प्रॉफिट। नंबर 3, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका बच्चों ये भी 200। नंबर 4, डिविडेंड। नंबर 4 आपका डिविडेंड। डिविडेंड आपका 80। डिविडेंड के बाद आपके पास नंबर 5, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का अमाउंट है 60। इसके बाद आपका नंबर 6, रेंट। नंबर 6 पे आपका रेंट है। रेंट का अमाउंट है आपका 160। नंबर 7 में आपका रॉयल्टी है। रॉयल्टी का अमाउंट है आपका मान लो 80। नंबर 8 में आपके पास इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट जो है बच्चों ये है आपके पास 260। आपको ऑपरेटिंग सरप्लस बताना है। क्या बताना है? ऑपरेटिंग सरप्लस। सर ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें होती थी? मैं अमाउंट लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। रेंट 160 आएगा, प्लस रॉयल्टी 80 ऐड होगा, प्लस इंटरेस्ट 260। और सर उसके बाद प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट सीधे सीधे दिया हुआ है, इसका मतलब सर ये तो बड़ा आसान था। डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स को हमें प्रॉफिट में नहीं जोड़ना है, और बाकी चीजें तो वैसे ही दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए, और तो कुछ आएगा ही नहीं। और डिविडेंड और उसको हमें लेना ही नहीं है प्रॉफिट में। तो आपका फाइनल ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया सर 2 और 2 400। 400 और ये के 500। 500 हो गया, 60 60 120, 120 और ये आपका 80 हो गया 200। तो आपका 700 हो गया बच्चों फाइनल ऑपरेटिंग सरप्लस। 700 हो गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको आप कॉपी कर लें बच्चों। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बच्चों जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोगों से हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अभी आपको जाना नहीं है, आप कॉपी कर ले। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ से करने हैं। अभी क्वेश्चन नहीं बताए हैं मैंने कहाँ से करने हैं। ठीक है, ये लिख लिया आपने। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको नहीं करा रहा हूँ जो मेरे होमवर्क में होंगे, हो सकता है वहां पे आपको दिक्कत आए, बट मैं वो दोबारा आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप थोड़ी देर का वेट करें, क्वेश्चन देखें कहाँ से करने हैं। हेलो बच्चों, हमने कुछ एग्जांपल्स करे अभी इनकम मेथड के, आपके साथ डिस्कस किए हैं काफी सारे, और उसका हमने कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर लिया है बच्चों इनकम मेथड का। इनकम मेथड में क्या क्या चीजें होती हैं और उसके अंदर कैलकुलेशंस कैसे कैसे होगा। लगभग 4-5 एग्जांपल्स मैंने आपको कराए हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, वो आपको ट्राई करने हैं। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं कराया है, या कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ आपका दिमाग कितना यूज होता है। ठीक है बच्चों, हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूं और उसके टाइप के आप कर ले। नहीं, कुछ क्वेश्चन अलग होने चाहिए जो आप खुद से भी ट्राई करें, तो आपका जो कैपेबिलिटी है, माइंड यूज कितना हो रहा है, वो पता चल जाता है इससे। आप देखें क्वेश्चन कहां से करने हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने मेरी बुकलेट में, पेज नंबर बच्चों ये रहा आपके पास, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में ये हेडिंग बनी हुई है न्यूमेरिकल्स ऑन इनकम मेथड। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, न्यूमेरिकल्स ऑन इनकम मेथड। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू है बच्चों, बड़े इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे। 30, 31, 32, 33, 34, 35 में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। आपको कैसे पता सर? ये मेरा एक्सपीरियंस है। 35 में आपको प्रूफ करना है। मैं हिंट दे देता हूँ, एनवीएएफसी एनडीपीएफसी के इक्वल होता है। तो आपको पिछला वाला मेथड याद होना चाहिए। पिछला मेथड वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से एनवीए कैलकुलेट कर लेना, इनकम मेथड के हिसाब से एनडीपी कैलकुलेट कर लेना, दोनों बराबर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। 36 ऑपरेटिंग सरप्लस, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी करा दिया आपको। 37 में दिक्कत आ सकती है, 38 में दिक्कत आ सकती है। ठीक है बच्चों, और फिर 39 कहां तक कर लेने हैं सर? हमें 39 तक कर लेने हैं, क्योंकि उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड है।
ठीक है बच्चों, आप मेरी बात सुने, कुछ क्लास की जो हमारी ड्यूरेशन है वो कम भी हो सकती है और कुछ कुछ क्लास की ज्यादा भी हो सकती है। जैसे ये वाली क्लास हो सकता है आपकी 40 मिनट की ड्यूरेशन की हो, फर्स्ट क्लास हो सकता है आपकी 1 घंटे के ड्यूरेशन का हो। तो बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जहां टॉपिक हमारा खत्म हुआ वहां हमने क्लास बंद कर दी। और छोटी ड्यूरेशन की वीडियो क्लासेस इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि आप लोग जनरली इसको मोबाइल पे, लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे देखते हैं, तो स्क्रीन जो आपका टाइम है बच्चों वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए वीडियो क्लास का ड्यूरेशन मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं उसको 40 मिनट या 35 मिनट के अंदर अंदर ही रखूं। न्यूमेरिकल क्लास में थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन चला जाता है, थ्योरेटिकल में वो 40 मिनट के अंदर अंदर या मैक्सिमम 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं, ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत वीडियो क्लास में ना आए पढ़ने में। क्योंकि बच्चों लाइव पढ़ने में और वीडियो पढ़ने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चश्मा मेरे भी लगा हुआ है, आपके भी लग जाएगा इसी तरीके से। तो आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेना बच्चों होमवर्क। अगली क्लास में मैं ये क्वेश्चन 30 से 39 तक कराऊंगा पूरे, और मैं आपको कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या चीजें मैक्सिमम हो सकती हैं, वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का पार्ट होगा। बहुत ज्यादा टफ पेपर बनेगा, तब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अगली क्लास भी हमारी इनकम मेथड पे ही रहेगी, जिसमें हम इसको पूरा कवर अप कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड शुरू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।